Hello class 10, welcome back to our channel. We are going to start with the biology second chapter genetics. फर्स्ट चैप्टर को मैंने दो पार्ट में किया था बिकॉज इट हैड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस. अब इसमें देखते हैं इसमें कितने क्वेश्चंस हैं. स्टार्ट करते हैं. अगर आपको कोई भी इश्यूज आ रहे हैं, इफ यू वांट समथिंग एल्स डिफरेंट रिवीजन मोड, प्लीज डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं. आपको वीडियो अच्छा लगे तो डू लाइक इट एंड प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल. चलिए, फर्स्ट इज MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. जेनेटिक्स है. जेनेटिक्स में आपको सारे लॉज याद होने चाहिए, मेंडल के एक्सपेरिमेंट के फीचर्स, पीस की कंट्रास्टिंग फीचर्स, ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए. उसके अलावा जेनेटिक्स में जो टर्म्स है ना, वो सारी आपको क्लियर होनी चाहिए कि किस टर्म का क्या मीनिंग है. उसके अगर वो आपको इश्यूज आएंगे, उसमें प्रॉब्लम होगी, तो यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस इफेक्टिवली एंड ऑब्वियसली यू विल लूज मार्क्स. So the first question is the discipline which deals with the study of transmission of characters from parents to offspring. It's a very basic question. It is obviously known as genetics. We are going to study genetics, and this is genetics is a branch of science which deals with the transmission of characters from one generation to another. मतलब heredity को deal करता है. ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड. अब ये जो स्टडी है इसको हम करते हैं जेनेटिक्स के अंदर, लेकिन इस प्रोसेस को हम कहते क्या है? इट इज नोन एज हेरिडिटी. और जो कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं दे आर नोन एज हेरिडिटरी कैरेक्टर्स. तो ऐसे कैरेक्टर्स जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तक ट्रांसफर हो सकते हैं, ट्रांसमिसिबल होते हैं, उनको हम हेरिडिटरी कैरेक्टर्स बोलते हैं. जो नॉन ट्रांसमिसिबल होते हैं वो नॉन हेरिडिटरी कैरेक्टर्स होते हैं. जो ट्रांसमिशन होता है कैरेक्टर्स का, वो हमेशा किसके थ्रू होता है? हमारे डीएनए के थ्रू. पेरेंट्स का डीएनए ऑफस्प्रिंग्स में जाता है. वो आप फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हो, माइटोसिस मियोसिस में कैसे डीएनए डुप्लीकेशन, रेप्लिकेशन एंड क्रॉसिंग ओवर, ऑल दोज थिंग्स. नाउ थर्ड इज द मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस बिटवीन पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग्स आर कॉल्ड. जो मॉर्फोलॉजी, देखो वर्ड मॉर्फोलॉजी यूज किया है यहाँ पे. मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है फिजिकल डिफरेंसेस, मतलब जो कि हमारे विजिबल डिफरेंसेस हैं उनको हम मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस या विजिबल डिफरेंसेस या फिजिकल डिफरेंसेस बोलते हैं. जैसे कि आपकी स्किन का कलर है, हेयर का टेक्सचर है, हेयर का कलर है, आईज का कलर है, फिंगर्स की शेप है, नेल्स की शेप है. जो ये मतलब जो भी हमारे फिजिकल कैरेक्टर्स विजिबल हैं दे आर नोन एज मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, इन मॉर्फोलॉजी बोलते हैं. और जो कैरेक्टर्स विजिबल नहीं होते हैं उनको हम जेनेटिक मॉर्फोलॉजिकल नहीं बोलते. एक्चुअली मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स कैन बी, दे आर ऑल्सो जेनेटिक, लेकिन ये मॉर्फोलॉजी वो है जो कि हमें क्लियरली आंखों से नज़र आ रही है. ठीक है, अभी हम आगे पढ़ेंगे कि इसमें और फिनोटाइप और जीनोटाइप दो टर्म्स और आप पढ़ने वाले हो, वो हम आगे ही पढ़ेंगे, है ना. मैं अभी आपको कंफ्यूज नहीं करें. तो मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस जो होते हैं पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग के बीच में, पेरेंट्स और उनके बच्चे जो होते हैं दे आर फिजिकली डिफरेंट, है ना. डिफरेंस होता है दोनों में. तो वो जो डिफरेंसेस होते हैं वो किस वजह से होते हैं? हेरिडिटी की वजह से नहीं. हेरिडिटी की वजह से तो सिमिलैरिटीज आती हैं. मॉर्फोलॉजी तो फिजिकल एट्रीब्यूट्स हो ही गए. टेक्सोनॉमी तो हम क्या क्लासिफिकेशन को बोलते हैं. वेरिएशंस की वजह से फिजिकल डिफरेंसेस नज़र आते हैं ऑफस्प्रिंग और पेरेंट्स में. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है जिन ऑर्गेनिजम्स में, हम यहाँ पे ह्यूमन बींग्स की बात करें तो हमारे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है ना. तो वेरिएशंस क्रिएट होते हैं. और वेरिएशंस किस वजह से होते हैं? वेरिएशंस होते हैं क्रॉसिंग ओवर की वजह से. जो मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर होता है, जहाँ पे कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स दे कम टुगेदर फ्रॉम मैटरनल एंड पैटर्नल होमोलोगस क्रोमोसोम्स दे कम टुगेदर एंड एक्सचेंज अ पार्ट ऑफ द क्रोमैटिड्स, दैट इज नोन एज क्रॉसिंग ओवर. जिस पॉइंट पे होती है दैट पॉइंट इज नोन एज कियास्मेटा. प्लीज डोंट फॉरगेट दीज टर्म्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू नीड टू रिमेंबर दीज टर्म्स फॉर योर एग्जाम्स. Okay, next is which of the following terms represent alternative forms of a gene. मैंने अभी आपको बोला कि you need to learn all those terms, they are very very important for you. सारी terms का meaning बताना चाहिए. अब आपसे पूछा है alternate forms of a gene को क्या बोलते हैं. देखो, एक जो जीन होती है ना जीन क्या है, एक्सक्यूज मी, जीन क्या है? हमारी हेरिडिटरी यूनिट है या यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है, एंड इट इज प्रेजेंट ऑन दी क्रोमोसोम पे जीन्स प्रेजेंट होती हैं. और जीन्स जो हमारे किसी ना किसी कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करती है. लोसाई डिफरेंट लोसाई पे जीन्स होती हैं. अब ये कह रहे हैं कि
एक कौन सी ऐसी टर्म है जो कि ऑल्टरनेट फॉर्म्स ऑफ अ जीन को रिप्रेजेंट करती है। तो इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि जीन की ऑल्टरनेट फॉर्म्स क्या होती हैं। एक्चुअली जो जीन है, मैंने आपको लास्ट चैप्टर में भी बताया था कि जीन जो है वो एक ट्रेट को रिप्रेजेंट करती है, एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करती है। जीन इज गोइंग टू रिप्रेजेंट अ कैरेक्टर। कैरेक्टर क्या हो सकता है? कैरेक्टर कैन बी योर हाइट, कैरेक्टर कैन बी योर हेयर कलर, कैरेक्टर कैन बी योर आई कलर, ठीक है। और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं, स्किन कलर हो सकता है, आपके हेयर का टेक्सचर हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब मैं ये सारे फिजिकल एट्रीब्यूट्स की बात करी क्योंकि जो फिजियोलॉजिकल होते हैं उनको हम अभी डील नहीं कर रहे हैं। अब ये कैरेक्टर्स हैं। अब इस हर कैरेक्टर के ना दो ट्रेट होते हैं, मतलब दो ऑल्टरनेट फॉर्म्स होती हैं। जैसे हाइट है तो हाइट की दो ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स क्या हो जाएंगी, या तो बंदा टॉल होगा या ड्वार्फ होगा। ये इसकी दो ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स हैं, ऑपोजिट फॉर्म्स, ठीक है। तो इनको एक कैरेक्टर की जो दो ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स होती हैं उसको हम बोलते हैं ट्रेट, ठीक है। कैरेक्टर एक कैरेक्टर हो गया, एक फीचर हो गया, और उसकी जो दो ऑल्टरनेटिव या ऑपोजिट फॉर्म्स हैं वी कॉल देम ट्रेट्स। जैसे हेयर कलर हो गया, हेयर कलर में दो ट्रेट्स हो सकते हैं। वी कैन से दैट इट इज ब्लैक और इट इज ब्राउन। वी आर जस्ट टेकिंग अ जनरल स्टडी, नहीं तो ऐसे हेयर कलर तो बहुत सारे हो सकते हैं, बर्गंडी हो सकते हैं, बीज हो सकते हैं ना, और मतलब देयर आर सो मेनी वेरियस शेड्स ऑफ हेयर कलर जो कि प्रेजेंट हैं, ब्लॉन्ड हैं, ब्रूनेट हैं। तो ये सब चीज़ें हम नहीं जा रहे हैं, हम सिर्फ दो ट्रेड्स की बात करें। सिमिलरली आई कलर भी ब्लैक हो सकता है और ब्राउन हो सकता है, ब्लू हो सकता है, ग्रीन हो सकता है। तो एक जो पर्टिकुलर जीन है वो सिर्फ दो ही ट्रेट को रिप्रेजेंट करेगी। एक होगा जो डोमिनेंट ट्रेट होगा, दूसरा जो होगा वो क्या होगा, रिसेसिव ट्रेट होगा। तो एक कैरेक्टर के दो ही ट्रेट प्रेजेंट हैं, हम दो ही ट्रेट्स की बात कर रहे हैं। हम जो एक्चुअली हम अभी जो पढ़ रहे हैं ना क्लास 10 में, तो हम सीधे सीधे पढ़ रहे हैं कि हमारे जो रूल्स हैं उनके हम सीधी सीधी स्टडी कर रहे हैं। जो भी चीज़ें हैं वो स्ट्रेट जो एक आपको सेट रूल दे रखा है उसी को पढ़ रहे हैं, उसकी हम वेरिएशन नहीं पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है। कोई भी चीज़ हमेशा, कोई भी लॉ हमेशा 100% ट्रू नहीं होता है, उसमें थोड़ी बहुत वेरिएशंस आती है सिचुएशन के हिसाब से। तो अभी हम जेनेटिक्स में जो पढ़ रहे हैं, लॉज पढ़ रहे हैं, उसकी वेरिएशन नहीं पढ़ेंगे, सिंपल लॉज ही पढ़ेंगे जो आपके 10th क्लास के सिलेबस में है। तो जीन हो गया, जीन के सॉरी एक कैरेक्टर हो गया, कैरेक्टर के दो ट्रेट्स हो गए। और जीन के अंदर क्या है, जीन जो है वो कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करती है और कैरेक्टर के दो ट्रेट्स हो सकते हैं। अब ये जो ट्रेट्स हैं ये क्या है, ऑल्टरनेट है, ऑपोजिट है। टॉल एंड ड्वार्फ हो गया, ब्लैक एंड ब्राउन हो गया, यहाँ भी ब्लैक एंड ब्राउन हो गया। तो ये क्या है, दीज आर दी ऑल्टरनेट फॉर्म्स ऑफ अ जीन। कि एक जीन जो है वो दो ऑल्टरनेट फॉर्म्स को रिप्रेजेंट कर रही है, और वो जो दो ऑल्टरनेट फॉर्म्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं, अलग अलग जीन की जो पार्ट्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल देम एलील्स। एक जीन का एक एलील टॉलनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसको हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसी जीन का दूसरा एलील जो है वो ड्वार्फनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसको हम स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये चीज़ हो गया। अब किसी जीन में जो दोनों ट्रेट्स हैं वो अगर ऑपोजिट हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, और सेम है तो क्या बोलते हैं। देखो अगर सेम है, दोनों एलील सेम है तो उसको हम बोलते हैं होमोजाइगस, ठीक है। ये भी होमोजाइगस कंडीशन है। और अगर एक दोनों एलील्स डिफरेंट हैं तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं हेट्रोजाइगस। ये हेट्रोजाइगस कंडीशन कहलाती है। अब हेट्रोजाइगस हो गए, होमोजाइगस हो गया, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको। अब यहाँ पे एक और चीज़ आती है, डोमिनेंट और रिसेसिव। डोमिनेंट वो अलील होता है जो कि अगर सिंगल आप एक ही अलील प्रेजेंट है तब भी अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकता है, तो वो डोमिनेंट है। जैसे कोई दो लोग हैं, उनमें जो डोमिनेंट होगा वो अपनी बात को आसानी से कह लेगा, रिसेसिव चुप रह जाता है। तो ऐसे डोमिनेंट कैरेक्टर जो है वो अपने आप को एक्सप्रेस कर देता है, रिसेसिव कैरेक्टर अपने रिसेसिव अलील जो है वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। तो जब हम जेनेटिक्स की बात कर रहे हैं तो जेनेटिक्स में हम डोमिनेंट कैरेक्टर को हमेशा या डोमिनेंट ट्रेट को हमेशा हम कैपिटल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो रिसेसिव ट्रेट होता है उसको हम स्मॉल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मतलब टॉलनेस का डोमिनेंट एलील क्या हो गया, कैपिटल टी, और रिसेसिव एलील क्या हो गया, स्मॉल टी।
आई होप को ये बात, आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब हम बात कर रहे हैं रिसेसिव जीन इज द वन दैट एक्सप्रेसेस इटसेल्फ इन। अब रिसेसिव जीन है ये स्मॉल टी, ये अपने आप को कब एक्सप्रेस कर पाएगा? अगर इसके साथ एक डोमिनेंट जीन प्रेजेंट है तो ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। कैपिटल टी स्मॉल टी होगा अगर किसी के जीनोम में, तो कैपिटल टी अपने आप को एक्सप्रेस करेगा जो डोमिनेंट जीन है। रिसेसिव अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। रिसेसिव अपने आप को सिर्फ तब एक्सप्रेस कर पाता है जबकि वो होमोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट हो। दोनों स्मॉल टी हैं तब वो पर्सन या प्लांट ड्वार्फ होगा, अदरवाइज इट विल बी टॉल। ठीक है, तो रिसेसिव जीन दैट इज द वन दैट एक्सप्रेसेस इटसेल्फ इन होमोजाइगस कंडीशन ओनली। तो यहाँ पे देखो हेट्रोजाइगस कंडीशन, होमोजाइगस कंडीशन, बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। हेट्रोजाइगस में डोमिनेंट वाला अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है। डोमिनेंट जो है वो होमो में तो एक्सप्रेस करता ही है, देखो दोनों एक से तब तो वो डोमिनेंट होगा ही। हेट्रो में भी जो डोमिनेंट वाला है वो अपने आप को एक्सप्रेस करता है, लेकिन जो रिसेसिव हो वो सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है। मतलब उस जो जेनेटिक ट्रेट है वो होमोजाइगस कंडीशन में जब आएगा तब वो उसका फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन नजर आएगा हमें प्लांट या एनिमल की बॉडी में, मतलब फिनोटाइप फिजिकल एक्सप्रेशन नजर आएगा। ठीक है, फिजिकली अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा। एक्सप्रेस करने का मतलब है कि हमें बाहर से एक्सटर्नली वो चीज देखने में नजर आएगी। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स? फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? ग्रेगोर जोहान मेंडल, सॉरी मॉर्गन नहीं, मेंडल। ग्रेगोर जोहान मेंडल जो है ही इज नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। ये खुराना, कॉर्नबर्ग, मॉर्गन इन्होंने भी बहुत काम किया है जेनेटिक्स के फील्ड में। व्हाट इज अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस? मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? जहां पे कि हम सिर्फ एक एलील के एक ही कैरेक्टर्स को स्टडी कर रहे हैं, मतलब कि हम एक ही कैरेक्टर स्टडी करें, जैसे हम टॉलनेस स्टडी कर रहे हैं, या हम पी प्लांट की बात करें, मेंडल ने पी प्लांट पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, तो पी प्लांट में बात करें तो हम पॉड का कलर सपोज स्टडी कर रहे हैं, या पॉड की शेप स्टडी करें कि वो इन्फ्लेटेड है या कॉन्स्ट्रिक्टेड है, या पी जो हमारे जो मटर का दाना है जो पी है उसका जो वो कैसा है, वो सर्कुलर है या श्रंकन है, वो ग्रीन है या येलो है, प्लांट की हाइट कितनी है, टॉल है कि ड्वार्फ है, फ्लावर की पोजीशन क्या है, एक्सिल है या टर्मिनल है, ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स मेंडल ने कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स स्टडी किए थे पी प्लांट में। तो जहाँ पे हम सिर्फ एक ही कैरेक्टर को स्टडी करते हैं उसको हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं, जहाँ पे कि सिर्फ एक कैरेक्टर स्टडी हो रहा है। ठीक है, जहाँ पे दो कैरेक्टर होंगे तो वो डाइहाइब्रिड क्रॉस हो जाएगा। Next, after mitotic cell division, a female human cell will have. Mitotic cell division हुई है, मतलब कि जो ऑटोजोम्स हैं, एलोजोम्स क्या होते हैं? सेक्स क्रोमोजोम्स। ऑटोजोम्स क्या होते हैं? जो बॉडी के नॉर्मल क्रोमोजोम्स होते हैं हमारे सोमैटिक ना। तो अगर माइटोटिक सेल डिवीजन हुई है तो फीमेल जो सेल है ह्यूमन का उसमें कितने क्रोमोजोम होंगे ये बताइए आप। फीमेल की जो सेक्स क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? वो क्या होते हैं? XX। फीमेल में यही तो होते हैं। मेल में क्या होते हैं? XY होते हैं। तो अगर फीमेल की अगर हम जीनोम की बात करें तो उसमें क्या होगा? 22 पेयर तो नॉर्मल होंगे, ऑटोजोम्स होंगे, प्लस 1 पेयर होगा सेक्स क्रोमोसोम्स का। तो यहाँ पे ये हो सकता है 22 पेयर की जगह आप ये भी लिख सकते हैं कि 44 प्लस XX क्रोमोसोम्स, ये फीमेल का नॉर्मल जीनोम होगा, और मेल का क्या होगा? 44 प्लस XY। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं 44 प्लस XX, ये हमारा करेक्ट आंसर है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे 22 पेयर प्लस XX क्रोमोसोम। ठीक है, ये भी सही आंसर होगा। अगर ये ऑप्शन होगा तो दिस विल ऑल्सो बी करेक्ट। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस वुड लीड्स टू द बर्थ ऑफ अ नॉर्मल फीमेल चाइल्ड? कौन सी कंडीशन में नॉर्मल ह्यूमन फीमेल चाइल्ड पैदा होगी? फर्स्ट क्या है? 2X क्रोमोसोम्स, ओनली 1Y क्रोमोसोम, ओनली 1X क्रोमोसोम, 1X एंड 1Y। देखो 2X में क्या होगी? XX अगर जीनोम होगा, सेक्स होगा तो फीमेल होगी, ओनली 1Y इसके मतलब दूसरा X होगा तो मेल होगा, XY में मेल होता है। अगर ओनली Y है, X मिसिंग है तो दैट इज सम जेनेटिक प्रॉब्लम। ओनली 1X देन अगेन जेनेटिक इशू, X एंड Y जो है वो क्या हो जाएगा? मेल चाइल्ड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, इफ अ कलर ब्लाइंड वुमन मैरीज अ नॉर्मल विजन्ड मैन देयर सन्स विल बी। अब ये बड़ा
इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो आपको इसके बारे में सारा पता होना चाहिए कि कलर ब्लाइंडनेस है वो, मतलब यहाँ पे तो आपसे डायरेक्ट एक क्वेश्चन पूछा है, लेकिन आपको इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए ये पता होना चाहिए कि जो कलर ब्लाइंड फीचर होता है ये कौन से क्रोमोसोम से अटैच्ड होता है, कि बीमारी जो है ये सेक्स लिंक्ड डिजीज़ है ना। तो ये सेक्स लिंक डिजीज का मतलब हो गया कि सेक्स क्रोमोसोम से एसोसिएटेड होगी। तो यहाँ पे कलर ब्लाइंड जो ये डिजीज है या ये जो कैरेक्टरिस्टिक है ये एक्स लिंक्ड होती है। दिस इज एन एक्स लिंक्ड सेक्स डिसऑर्डर। तो ये कलर ब्लाइंड जो है ये एक्स क्रोमोसोम पे ही होता है। अब ये कह रहे हैं कलर ब्लाइंड वुमन है, इसका मतलब अब देखो अगर एक्स एक्स है वुमन का कॉन्स्टिट्यूशन, कलर ब्लाइंड जो है वो अगर एक होगा तो वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। अगर एक एक्स जो क्रोमोसोम है वो कलर ब्लाइंड फीचर को या एलील जो है वो कलर ब्लाइंड फीचर को रिप्रेजेंट कर रहा है तो वो वुमन कलर ब्लाइंड नहीं होगी, वो क्या होगी, वो सिर्फ एक कैरियर होगी, ठीक है। लेकिन अगर दोनों ही वो क्रोमोसोम्स जो हैं वो उस फीचर को कैरी कर रहे हैं, कलर ब्लाइंडनेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसको अलील को कैरी कर रहे हैं, तब वो वुमन कलर ब्लाइंड होगी। तो इसका मतलब कलर ब्लाइंड वुमन है तो उसके जो दोनों एक्स क्रोमोसोम्स हैं वो उन दोनों में ही प्रॉब्लम है, दोनों ही कलर ब्लाइंडनेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब इसने नॉर्मल विजन्ड मैन को मैन से शादी की। अब नॉर्मल विजन मैन जो है उसके क्या क्रोमोसोम्स होंगे, उसके ये होंगे। अब क्या कह रहे हैं कि उनके जो सन्स होंगे, ये बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, सन्स का क्या होगा, जेनेटिक जो क्रॉसिंग ओवर होगी या जो भी होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा उसके बाद जो सन्स बनेंगे, जो मेल चिल्ड्रन बनेंगे, उनका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा, इट विल ऑलवेज बी एक्स वाई, हमेशा एक्स वाई होगा। तो फादर का जो वाई क्रोमोसोम है जब वो इन दोनों में से किसी एक के साथ कंबाइन करेगा तभी तो मेल चाइल्ड बनेगा। तो इसका मतलब 100% जो है सारे की सारे जो बॉयज हैं जो मेल प्रोजेनी होगी दे विल ऑल बी कलर ब्लाइंड, सारे की सारे कलर ब्लाइंड होंगे ही होंगे, क्योंकि मदर का जो ये दोनों एक्स हैं ये दोनों ही उस कैरेक्टर को कैरी कर रहे हैं, कलर ब्लाइंडनेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कलर ब्लाइंडनेस को कैरी कर रहे हैं। तो फादर का वाई क्रोमोसोम जो है किसी भी एक्स के साथ, मदर के कोई भी एक्स क्रोमोसोम के साथ, एक्स एलील के साथ कंबाइन कर जाएगा, सॉरी क्रोमोसोम नहीं एलील के साथ कंबाइन कर जाएगा, तो ऑब्वियसली ऑल द सन्स विल हैव दिस एक्स सी वाला क्रोमोसोम आएगा सारे सन्स के पास, है ना, एंड दे विल ऑल बी कलर ब्लाइंड। इसका आप क्रॉस बना के देख लीजिए तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, fill in the blanks to complete the following statements. Law of independent assortment was proposed on the basis of observations of dash cross. Law of independent assortment क्या कहता है, आपको ये सबसे पहले पता होना चाहिए कि law of independent assortment क्या होता है। तो law of independent assortment क्या है कि अगर एक साथ या एक ही जीन में एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स प्रेजेंट हैं, एक जीन दो कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रही है, तब भी जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो वो दोनों कैरेक्टर्स सेपरेट आउट हो जाएंगे एंड दे विल बी ट्रांसमिटेड इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। मतलब वो पेयर में ट्रांसमिट नहीं होंगे, कहने का मतलब ये है जैसे सपोज कोई प्लांट है, हम यहाँ पे पी प्लांट की बात करें, कोई प्लांट है जो कि टॉल है एंड इट हैज़ गॉट राउंड सीड्स, तो ये कैरेक्टर है, ठीक है। दूसरा प्लांट है जो कि ड्वार्फ है एंड इट हैज़ गॉट रिंकल्ड सीड्स, ये कैपिटल टी जो है वो टॉलनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्मॉल टी ड्वार्फनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, कैपिटल आर राउंड सीड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्मॉल आर रिंकल्ड सीड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब ये है कैपिटल टी आर एंड स्मॉल टी आर। अब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का जो लॉ है उसके हिसाब से मैं क्या समझाना चाह रही हूँ आपको, जब इन दोनों में क्रॉस होगा तो जब प्रोजेनी बनेगी तो प्रोजेनी विल हैव डिफरेंट कॉम्बिनेशंस। मतलब ऐसा नहीं है कि एक जो सारी प्रोजेनी बनेंगी उनमें जो टॉल प्रोजेनी होगी उसके राउंड सीड्स होंगे या जो डॉफ प्रोजेनी होगी उसके रिंकल्ड सीड्स होंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। जो प्रोजेनी बनेंगी उसमें टॉल प्रोजेनी के रिंकल्ड सीड्स भी हो सकते हैं और डॉफ प्रोजेनी कैन ऑल्सो हैव राउंड सीड्स। मतलब कि ये कैरेक्टर्स जो हैं ये इंडिपेंडेंटली ट्रांसफ़र हुए, इंटरमिंगल, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ तो इंटरमिंगलिंग हुई कैरेक्टर्स की एंड दे आर ट्रांसमिटेड इंडिविजुअली। ये दोनों एसोसिएटेड नहीं है, टॉलनेस राउंड सीड्स के साथ एसोसिएटेड नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो प्लांट टॉल है उसके सीड्स हमेशा राउंड ही होंगे, है ना। इट कैन ऑल्सो हैव रिंकल्ड सीड्स एंड ऐसा नहीं है कि जो प्लांट ड्वार्फ है उसके हमेशा रिंकल्ड सीड्स ही होंगे, इट कैन ऑल्सो हैव
राउंड सीड्स. तो दिस इज नोन एज द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, द थर्ड लॉ ऑफ मेंडल. कई लोग फर्स्ट लॉ को हटा देते हैं तो सेकेंड लॉ बोलते हैं इसको. तो दिस इज नोन एज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. ठीक है. एंड इट रिप्रेजेंट्स डाई हाइब्रिड क्रॉस. डाई हाइब्रिड क्रॉस मतलब दो ट्रेट्स को, दो कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ओके, नेक्स्ट. phenotype is the observable characteristic which is dash controlled. phenotype क्या होते हैं? observable characteristic मतलब physical manifestation. इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, it is the physical manifestation. मतलब हमें जो देखने में नजर आ रहा है क्लियरली, जो आंखों से हमें दिखता है, physical manifestation which is dash controlled. phenotype फिजिकली नजर आता है लेकिन कंट्रोल उसका कहाँ पर है? जेनेटिकली कंट्रोल. जेनेटिक्स के थ्रू कंट्रोल्ड होती है, तो वी कैन से दैट इट इज जेनेटिकली कंट्रोल्ड. नेक्स्ट. डैश इज द साइंटिफिक नेम ऑफ गार्डन पी विच मेंडल यूज्ड फॉर हिज एक्सपेरिमेंट्स. पी का जो साइंटिफिक नेम है दैट इज पाइसम सटाइवम, जो स्वीट पी होती है जो हम घर में खाते हैं, मटर. Next, Mendel studied a total of dash traits in pea, each trait occurring in dash different form. Mendel ने कितने traits study किए थे pea plant में? He studied 7 traits, और जो सारे के सारे traits दो different forms में थे. मतलब उनके जो alleles थे they were representing contrasting characters. 7 characters थे, and each character had 2 different alleles, contrasting alleles. Next. डैश इज द फिनोटिपिक रेशियो ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस. डाई हाइब्रिड क्रॉस जो मैंने अभी आपको बताया, जहाँ पे कि हम ये ले रहे हैं, दो ट्रेड्स को ले रहे हैं, उसका फिनोटिपिक रेशियो क्या होता है? इट इज 9:3:3:1. जीनोटिपिक रेशियो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है. नेक्स्ट. हीमोफीलिया इज कॉज्ड ड्यू टू. हीमोफीलिया जो डिजीज होती है सेक्स लिंक्ड डिजीज है, और सेक्स लिंक में भी एक्स क्रोमोसोम से एसोसिएटेड होती है हीमोफीलिया. रॉयल डिजीज कहते हैं क्योंकि जो ब्रिटिश रॉयल फैमिली है वो वहाँ की फीमेल जो है वो कैरियर है इस डिजीज की. तो हीमोफीलिया इज कॉज्ड ड्यू टू रिसेसिव जीन्स की वजह से होती है. ठीक है. दैट इज व्हाई द फीमेल्स आर द कैरियर्स. नेक्स्ट. स्टेट वेयर द गिवन स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. अब ट्रू और फॉल्स आपको बताना है, तो ट्रू और फॉल्स के लिए आप हमेशा इस तरीके से चलिए. यहाँ पे दे नहीं रखा है लेकिन आप हमेशा ये करके चलिए कि अगर फॉल्स है तो आपको उसकी ट्रू फॉर्म बतानी ही बतानी है. ओके, डू इट दैट वे. फर्स्ट इज क्रोमोसोम्स अदर देन द पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड एलील्स. क्रोमोसोम्स को हम एलील्स नहीं बोलते हैं. सेक्स क्रोमोसोम्स के अलावा जो भी क्रोमोसोम्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं ऑटोसोम्स या फिर सोमैटिक क्रोमोसोम्स. ठीक है. एलील्स क्या होते हैं? दे आर दी कंट्रास्टिंग फॉर्म्स ऑफ अ कैरेक्टर. तो सोमैटिक क्रोमोसोम्स बोलते हैं इनको हम, या ऑटोसोम्स बोलते हैं. जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं? एलोसोम्स बोलते हैं. सेक्स क्रोमोसोम्स आदि एलोसोम्स. ओके. नेक्स्ट. ह्यूमन मेल्स आर होमोगेमेटिक. ह्यूमन मेल्स क्या होमोगेमेटिक है? मतलब क्या उनके गैमेट्स सेम होते हैं सेक्स सेल्स में जो गैमेट्स बनते हैं? नो, ऑब्वियसली दे आर नॉट सेम. ह्यूमन मेल्स आर नॉट होमोगेमेटिक. उनके एलील्स जो होते हैं, गैमेट्स होते हैं, डिफरेंट होते हैं. क्या होते हैं? एक एक्स होता है और दूसरा वाई होता है. सो दे आर हेट्रोगेमेटिक. नेक्स्ट इज एग्स प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन फीमेल कंटेन ओनली एक्स क्रोमोसोम्स. ये बात सही है. एक्स का जो फीमेल्स का जो कंटेंट होता है, जेनेटिक कंटेंट, सेक्सुअल कंटेंट, दैट इज XX है ना. जो जीनोम होता है, जो जर्म सेल्स होते हैं, वो XX क्रोमोसोम्स ही कैरी करते हैं. सो दिस इज ट्रू. When both the alleles are identical, they are said to be homozygous. अगर दोनों alleles सेम होते हैं तो क्या हम homozygous बोलते हैं उस कंडीशन को? जैसे कि सपोज ये टॉलनेस के दो allele हैं, ये सेम है, तो ये क्या हो गया? homozygous. एक डोमिनेंट है, दूसरा रिसेसिव है, तो ये क्या हो जाएगा? heterozygous. So this is true. नेक्स्ट. द जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड फिनोटाइप. जेनेटिक मेकअप को हम क्या फिनोटाइप बोलते हैं? फॉल्स. जेनेटिक मेकअप को हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट जीनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. जो फिजिकल एट्रीब्यूट्स होते हैं उसको हम फिनोटाइप बोलते हैं, जो कि विजिबल होते हैं. नेक्स्ट. द प्लांट यूज्ड बाय मेंडल वाज स्वीट पी. यस, दिस इज ट्रू. पाइसम सटाइवम इसका साइंटिफिक नेम है, बोटानिकल नेम है. आप जब बोटानिकल नेम लिखिए तो मैंने आपको पहले भी बताया, पाइजम पहला लेटर जो होता है जेनेरिक नेम होता है उसको कैपिटल लेटर से स्टार्ट करिए, अंडरलाइन करिए. दूसरा नाम जो होता है दैट इज द स्पेसिफिक नेम, उसको स्मॉल लेटर से
स्टार्ट करिए और उसको भी अंडरलाइन करिए। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जेनेरिक नेम और जो स्पेसिफिक नेम होता है वो सेपरेटली अंडरलाइन होते हैं, उनको एक कंटिन्यूस लाइन से अंडरलाइन कभी मत करिएगा, यू विल लूज मार्क्स। They are separately underlined. Okay, next. Genetics and heredity are the same thing? No, that is, they are not the same thing. Genetics तो पूरी branch है जिसमें heredity, genetics पूरा science है जिसमें heredity एक branch है. Okay, next. Next is match the following columns. Matching करनी है आपको column 1 और column 2. इसमें एक तरफ आपको कुछ terms दे रखे हैं और दूसरी तरफ उनकी kind of explanation है. तो फर्स्ट इज जेनेटिक्स. जेनेटिक्स क्या होगा? जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ लॉस ऑफ इनहेरिटेंस एंड द कैरेक्टर्स. रिसेसिव जीन क्या होती है? रिसेसिव जीन ये होती है अ जीन दैट कैन एक्सप्रेस इटसेल्फ ओनली व्हेन इट इज प्रेजेंट इन अ सिमिलर पेयर. दो रिसेसिव जीन्स होंगी तभी वो ट्रेट अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है. एक डोमिनेंट एक रिसेसिव होगी तो डोमिनेंट वाला कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस करता है. ऑटोसोम्स क्या होते हैं? ऑटोसोम्स सेक्स क्रोमोसोम्स के अलावा जो भी क्रोमोसोम्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं वी कॉल देम ऑटोसोम्स और सोमैटिक क्रोमोसोम्स. नेक्स्ट, होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम्स वो होते हैं विच आर सिमिलर इन साइज एंड शेप एंड स्ट्रक्चर एंड डिफरेंट पेरेंट्स से आते हैं, एक मेल से आते हैं एक फीमेल से आते हैं और इनमें क्रॉसिंग ओवर होती है. नेक्स्ट, ब्रीफली एक्सप्लेन द टर्म जीन. जीन क्या होती है? इट इज अ पोर्शन और अ स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए. It is a segment of DNA that codes for a known cellular function or process. मतलब एक जीन जो है वो एक पर्टिकुलर फंक्शन को, पर्टिकुलर कैरेक्टर की कोडिंग को कैरी करती है, उसको एक्सप्रेस करने में हेल्प करती है. इट रिप्रेजेंट्स अ स्मॉल पोर्शन और सीक्वेंस ऑफ डीएनए. ठीक है, जो जीन है उसको हम हेरिडिटरी यूनिट भी बोलते हैं. These are also called as unit of inheritance. ठीक है, containing the information required to express a particular trait. Name the pair of genes responsible for a particular characteristic in an individual. या briefly explain the term allele. पेयर ऑफ जीन्स. पेयर ऑफ जीन्स क्या होते हैं? दो एलील्स होते हैं. जैसे कि मैंने आपको इतनी बार बता दिया, ये टॉलनेस के दो एलील हैं, ये भी टॉलनेस के दो एलील हैं, ये ड्वार्फनेस का एलील है. ठीक है, डोमिनेंट कैरेक्टर अपने आप को रिप्रेजेंट करता है, चाहे वो एक हो या दो एलील्स प्रेजेंट हो, तब भी एक होगा तब भी डोमिनेंट एलील अपने आप को एक्सप्रेस कर देता है फिजिकली. लेकिन अगर वो एक एलील है, रिसेसिव है, ये वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, वो अपने आप को सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में ही एक्सप्रेस करता है. तो एलील क्या होता है? द पेयर ऑफ जीन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर अ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक इन एन इंडिविजुअल आर कॉल्ड एलील्स. एलील्स हैं जो कि एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक को रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, नेक्स्ट, नेम द फिजिकल एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स इन एन इंडिविजुअल. जो जेनेटिक ट्रेट हमें, मतलब जो एलील्स हैं, सपोज जैसे देखो मैं आपको एक और चीज बताऊं, जैसे सपोज यहाँ पे ये टॉलनेस का एलील है, यहाँ पे आपको जीनोटाइप और फिनोटाइप में डिफरेंस पता होना चाहिए. देखो जीनोटाइप क्या होता है, जैसे कि मैंने अभी टॉलनेस के दो एलील्स लिखे थे, यहाँ पे मैं दोबारा लिख रही हूँ. ये जो है सपोज दो टॉलनेस के एलील्स हैं, दोनों हैं डोमिनेंट एलील्स हैं, तो ये जो है इनका जो फिनोटाइप होगा, जो फिजिकल एक्सप्रेशन होगा वो टॉल होगा, और इनका जीनोटाइप भी जो है वो भी टॉल ही है, होमोजाइगस टॉल. लेकिन अगर हम दूसरे पेयर ऑफ एलील्स की बात करें, कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ एलील्स है, यहाँ पे क्या है? हेट्रोजाइगस है, तो इसका फिनोटाइप क्या होगा? इसको फिनोटाइप भी टॉल होगा. तो यहाँ पे जीनोटाइप जो है वो तो हो गया हेट्रोजाइगस और फिनोटाइप यहाँ पे भी टॉल है. तो ये देखो कि जीनोटाइप डिफरेंट हो सकते हैं, उनका फिनोटाइप सिमिलर हो सकता है. तो फिनोटाइप इज द फिजिकल एक्सप्रेशन ऑफ अ जीन इन एन इंडिविजुअल, कि जो जीन्स फिजिकली अपने आप को जो मैनिफेस्ट कर रही हैं, जो हमें बाहर से नजर आ रहा है, वो फिनोटाइप हो गया. और जो जेनेटिक उसका कॉन्स्टिट्यूशन है दैट इज द जीनोटाइप, उसको हम जीनोटाइप बोलते हैं. जैसे कि आपको नजर आ गया कि जीनोटाइप डिफरेंट हो सकता है, जीनोटाइप ये दोनों डिफरेंट है, लेकिन इनका जो फिजिकल एक्सप्रेशन है दोनों का वो सेम है. फिनोटाइप दोनों का सेम है, टॉल है. सो फिनोटाइप इज द ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन ऑर्गेनिज्म दैट इज जेनेटिकली कंट्रोल्ड, एंड जीनोटाइप इज द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन. Give appropriate biological or technical term for the following. The condition in which a pair of chromosomes carries similar alleles of a particular character. Similar alleles जब carry करते हैं, मतलब ये वाली जो condition है जहाँ पे कि दोनों tall है alleles, दोनों dominant character represent कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं homozygous condition. और अगर एक tall है एक dwarf है, जैसे कि ये है, इसको हम बोलते हैं heterozygous condition.
ओके नेक्स्ट, गिव द बायोलॉजिकल टर्म फॉर द सप्रेस्ड अलील ऑफ अ जीन। ऐसा अलील जो कि अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है फिजिकली, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं रिसेसिव अलील। वी कॉल इट अ रिसेसिव अलील। हेट्रोजाइगस कंडीशन में वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। जैसे कि ये टॉलनेस का ये जो स्मॉल टी है, कैपिटल टी और स्मॉल टी है, तो जो स्मॉल टी है वो हो गया रिसेसिव अलील और कैपिटल टी है वो डोमिनेंट अलील हो गया। एक्सप्लेन द टर्म मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? सिर्फ जब हम एक ही पेयर ऑफ कैरेक्टर्स को लेके, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को लेके स्टडी करते हैं तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता है। जैसे कि हमने सिर्फ टॉलनेस लिया, और अगर हम दो पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लेंगे, मतलब हाइट के साथ अगर हमने स्ट्रक्चर ऑफ पी भी ले लिया, अगर मटर के दाने का हमने स्ट्रक्चर भी ले लिया कि वो राउंड है या रिंकल्ड है, तो वो जो है वो हमारा डाई हाइब्रिड क्रॉस हो जाएगा। ये आपको दो दो क्वेश्चंस क्यों दे रखे हैं कि 2012 में भी एक क्वेश्चन आया था देखो, और 2014 में भी आया है। आंसर सेम है, क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी डिफरेंट है लेकिन आंसर सेम है। सेम यहाँ पे देखो, जैसे ये है टू पेरेंट्स हैविंग वन पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। 2015 में भी पूछा है ये, और 2014 में भी पूछा है। तो ये सेम चीज़ें, एक्चुअली सिलेबस तो वही है ना, तो कितने क्वेश्चन बन जाएंगे। तभी तो मैं कहती हूँ कि आप लोग ये कर लीजिए, तो जिस बच्चे ने बिल्कुल भी चैप्टर नहीं पढ़ा है उसके 60 to 70% मार्क्स आ जाएंगे, अगर वो इन क्वेश्चंस को रट लेगा तो और समझ लेगा तो। और अगर आप पूरा चैप्टर कर रहे हैं तो दैट इज़ अवेलेबल ऑन दी ऐप। स्टोर सेक्शन में जाके आपको पूरा चैप्टर मिल जाएगा। चैप्टर में क्या है कि आपके पूरे वीडियो लेक्चर्स हैं, प्लस एनिमेशंस हैं, नोट्स हैं, सेलिना के सॉल्यूशंस हैं, उसके अलावा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। तो अगर आप वो कर लेंगे और ये कर लेंगे तो आपके 100% मार्क्स, आपका कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा जो कि इसमें कवर्ड ना हो। ये मैं आपको चैलेंज दे रही हूँ, ये मैंने लास्ट वाले लेक्चर्स में भी बोला है कि आपका जब एग्ज़ाम हो जाए ना, तब आप अपने पेपर को कंपेयर कर लेना कि एक भी क्वेश्चन ऐसा हो जो कि यहाँ पे कवर्ड ना हो, है ना। तो इसका मतलब कि 100%, या आप प्रीवियस ईयर बोर्ड के क्वेश्चंस ले लो, वो भी मैंने वहाँ पे सॉल्व कर रखे हैं, तो वो भी नहीं हो सकता। मतलब आपको पूरा पैकेज मिल रहा है कि आप इसको, बस आपकी जिम्मेदारी क्या है कि यू हैव टू स्टडी एंड यू हैव टू लर्न। पढ़िए, समझिए, लर्न करिए, एंड यू विल गेट इससे एक्सट्रीमली गुड मार्क्स, मतलब फुल मार्क्स मिलेंगे आपके। इसमें कोई वो नहीं है। देखो यहाँ पे ना आईसीएसई में क्या है कि ऑब्जेक्टिविटी इतनी ज़्यादा है कि बच्चे आराम से फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। हालांकि इट इज़ वेरी इजी टू लूज मार्क्स ऑल्सो, क्योंकि एक नंबर का क्वेश्चन है, सही तो सही, गलत तो गलत। तो जो बच्चा ऐसा है जो कि फुल मार्क्स के लिए एम कर रहा है, उसको बहुत आसानी से मिल सकते हैं। ओके नेक्स्ट, गिवन बिलो इज अ ग्रुप ऑफ टर्म्स। इन द ग्रुप द फर्स्ट पेयर इंडिकेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन द टू टर्म्स। सिमिलरली आप सेकंड वाले को, होमोलॉगी है मतलब ये, जैसे कैपिटल टी का मतलब होमोजाइगस है, तो कैपिटल टी स्मॉल टी का मतलब क्या हो जाएगा? हेट्रोजाइगस। नेक्स्ट, व्हाट इज अ डाइहाइब्रिड रेशियो? डाइहाइब्रिड रेशियो क्या होता है? द रेशियो ऑफ ईच फिनोटाइप ऑफ द सीड्स इन F2 जनरेशन इन अ डाइहाइब्रिड क्रॉस इज नोन एज अ डाइहाइब्रिड रेशियो, दैट इज 9:3:3:1। ये फिनोटिपिक रेशियो होता है किसका? हमारी F2 जनरेशन का, जहाँ पे कि हम डाइहाइब्रिड क्रॉस को रिप्रेजेंट करें। मोनोहाइब्रिड का होता है, मोनोहाइब्रिड का जो फिनोटिपिक रेशियो होता है दैट इज 3:1, और जो जीनोटिपिक होता है दैट इज 1:2:1। इसका हम जीनोटिपिक रेशियो मेंशन नहीं करते क्योंकि वो बहुत लंबा हो जाता है, इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट, राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर एज इंडिकेटेड विद इन द ब्रैकेट्स। मोनोहाइब्रिड एंड डाइहाइब्रिड क्रॉस का आपको डिफरेंस लिखना है फिनोटिपिक रेशियो के बेसिस पे। तो फिनोटिपिक रेशियो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का है 3:1, मैंने अभी बताया, और डाइहाइब्रिड का होता है 9:3:3:1। मेंडल का लॉ बताइए, मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस, जो मेंडल का फर्स्ट लॉ होता है। कई बुक्स में इसको एज अ लॉ मेंशन नहीं करते हैं, कई बुक्स में इसको एज अ लॉ मेंशन करते हैं। तो ये क्या है कि सिंपली व्हेन द टू, इट स्टेट्स दैट व्हेन टू ऑल्टरनेटिव ट्रेट्स ऑफ अ कैरेक्टर आर प्रेजेंट, देन ओनली वन फैक्टर एक्सप्रेसेस इटसेल्फ इन F1 प्रोजेनी। F1 में एक ही कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस करता है, और जो कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस करता है, जो ट्रेट अपने आप को एक्सप्रेस करता है, वो डोमिनेंट ट्रेट कहलाता है, डोमिनेंट फैक्टर बोलते हैं उसको, ठीक है। और जो नहीं एक्सप्रेस कर पाता उसको रिसेसिव ट्रेट या रिसेसिव फैक्टर बोलते हैं। मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है? दिस इज द सेकंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ मेंडल।
ये क्या कहता है कि ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, ये समझ लो लॉज बड़े सिंपल है। ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन द एलील्स ऑफ ईच जीन सेपरेट आउट, सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर सो दैट ईच गैमेट कैरीज ओनली वन एलील फॉर ईच जीन। मतलब कि सपोज एक मेल है, उसके पास दो कैपिटल टी है, या एक मेल है जिसके पास एक कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो जब ये गैमेट्स बनाएगा, जब ये मेल गैमेट्स बना रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है, तो ये दो गैमेट बनाएगा। एक गैमेट जो होगा वो कैपिटल टी को लेके जाएगा और दूसरा गैमेट जो है वो स्मॉल टी को लेके जाएगा। अब ये डिपेंड करता है कि कैपिटल टी किसके साथ कंबाइन कर रहा है, स्मॉल टी किसके साथ कंबाइन कर रहा है, उसके हिसाब से आगे प्रोजेनी बनेगी। तो कहने का मतलब ये है कि एक गैमेट जो है वो सिर्फ एक ही अलील को कैरी कर रहा है, या तो ड्वार्फनेस का अलील कैरी करेगा या टॉलनेस का अलील कैरी करेगा। तो ये मतलब ये है कि ये मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है कि ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन द एलील्स सेपरेट आउट और दे सेग्रीगेट आउट फ्रॉम ईच अदर, देयर इज नो मिक्सिंग। एलील्स बिल्कुल सेपरेट होकर दो डिफरेंट गैमेट्स में चले जाते हैं और हर गैमेट जो है वो एक ही अलील को कैरी करता है, चाहे वो डोमिनेंट अलील को कैरी करे या रिसेसिव को, या फिर अगर फादर या पेरेंट के पास मदर भी हो सकती है। दोनों डोमिनेंट है तो ऑब्वियसली दोनों डोमिनेंट होंगे। अगर दोनों रिसेसिव अलील्स होंगे तो फिर दोनों जो गैमेट्स बनेंगे उनमें दोनों में रिसेसिव अलील्स जाएंगे। नेक्स्ट, व्हाट आर ऑटोसोम्स? ऑटोसोम्स क्या होते हैं? दे आर दी सोमैटिक क्रोमोसोम्स जो कि मेल्स और फीमेल्स में प्रेजेंट होते हैं। 22 पेयर जो प्रेजेंट होते हैं और 44 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, उनको हम ऑटोसोम्स बोलते हैं, या इनको हम सोमैटिक क्रोमोसोम्स भी बोलते हैं। और जो एलोसोम्स होते हैं वो क्या होते हैं? सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। नेम द टू सेक्स लिंक्ड डिजीजेज इन ह्यूमन बींग्स। सेक्स लिंक्ड डिजीजेज आपकी कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया दोनों हो गई, दोनों ही सेक्स लिंक्ड डिजीजेज हैं और दोनों ही एक्स लिंक्ड सेक्स लिंक्ड है। और कौन से वाले जो आपका क्रोमोसोम है लिंक्ड होती है उससे एक्स क्रोमोसोम से लिंक्ड होती है, मतलब ये फीमेल्स जो है वो इसके कैरियर होती हैं। राइट द जीनोटाइप ऑफ हीमोफिलिक सन एंड कैरियर डॉटर। हीमोफीलिया की बात करें, सेक्स लिंक डिजीज है, एक्स जो क्रोमोसोम है वो इसको कैरी करता है। हीमोफिलिक सन है और कैरियर डॉटर है। हीमोफिलिक सन है, इसका मतलब एक एक्स जो है, सन का क्या होगा जीनोटाइप? एक्स और वाई होगा। अब हीमोफिलिक है सन, इसका मतलब उसका जो एक्स क्रोमोसोम है वो कैसा है? वो हीमोफीलिया को कैरी कर रहा है। तो ये हीमोफिलिक सन का हो गया जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन एक्स, एच एंड वाई। और कैरियर डॉटर का क्या होगा? कैरियर डॉटर के पास क्या होंगे? डॉटर के पास दो एक्स क्रोमोसोम्स होंगे, लेकिन कैरियर है, अगर दोनों में ये हीमोफीलिया का जीन अटैच्ड होगा, हीमोफीलिया प्रेजेंट होगा, तो वो क्या होगी? वो द डॉटर विल ऑल्सो हैव हीमोफीलिया, लेकिन उसको खुद को हीमोफीलिया नहीं है, वो सिर्फ कैरियर है। इसका मतलब सिर्फ एक एक्स जो है वो एच या हीमोफिलिक जीन को कैरी कर रहा है। ठीक है, तो दैट इज वाई कैरियर डॉटर का जो जीनोम हो जाएगा वो हो जाएगा ये, और सन का हो जाएगा। नेक्स्ट, द सन ऑफ अ हीमोफिलिक मैन मे नॉट गेट दिस जेनेटिक डिसऑर्डर, मेंशन द रीजन। एक हीमोफिलिक मैन है, अब उसके जब बेटा होगा तो जरूरी नहीं है कि उसके हीमोफीलिया हो। क्यों? देखो, हीमोफिलिक मैन जो है उसका ये जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, ये दो एलील्स बन जाएंगे उसके, एक और दो गैमेट्स बनेंगे। अब सपोज ये वाला जो है, ये आदमी जो है, अब हमें ये नहीं, मदर के कॉन्स्टिट्यूशन नहीं दे रखी है, अब ये आदमी जो है सपोज एक नॉर्मल लेडी से शादी करता है, नॉर्मल मदर है, तो ये एक्स अगर उसके मदर के एक्स के साथ कंबाइन करेगा तो क्या होगा? कैरियर डॉटर बनेगी। अगर ये वाई जो है नॉर्मल मदर के साथ कंबाइन करेगा तो नॉर्मल सन होगा, है ना। तो ये रीजन ये है, तो क्योंकि एक्स क्रोमोसोम पर लोकेटेड होती है ये जीन जो है जो कि हीमोफीलिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और मेल्स के पास सिर्फ एक्स, एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है, तो जो वाई है वो एक्चुअली सन को रिप्रेजेंट कर रहा है। वाई क्रोमोसोम जाएगा तभी तो सन बनेगा। तो अगर ये वाई नॉर्मल एक्स के साथ कंबाइन करेगा तो ऑब्वियसली ये जो फादर जिसको हीमोफीलिया है इसके बेटे को हीमोफीलिया नहीं होगा इफ ही मैरीज अ नॉर्मल फीमेल। अगर ये कैरियर फीमेल को भी मैरी करता है तब भी देखो, अगर फीमेल जो है वो कैरियर है, ठीक है, अब ये वाला जो वाई क्रोमोसोम है वो किसके साथ कंबाइन कर सकता है? वो इसके साथ भी कंबाइन कर सकता है और वो इसके साथ भी कंबाइन कर सकता है ना। तो अगर ये वाई क्रोमोसोम जो है कैरियर वाले के साथ कंबाइन कर जाएगा
अगर ये वाई क्रोमोसोम जो है कैरियर के साथ कंबाइन करेगा तो ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा मेल जो होगा उसको हीमोफीलिया होगा। लेकिन अगर ये नॉर्मल एक्स के साथ कंबाइन करेगा तो ये जो प्रोजेनी बनेगी इसको हीमोफीलिया नहीं होगा, इस बेटे को इस वाले सन को हीमोफीलिया नहीं होगा, इसको होगा। ठीक है, तो ये पॉसिबल है कि अगर नॉर्मल हेल्दी फीमेल के साथ उसकी अलायंस होगा, मैरिज अलायंस, तो जो बॉयज़ होंगे दे विल ऑल बी नॉर्मल, उनको किसी को हीमोफीलिया नहीं होगा। लेकिन अगर कैरियर मदर के साथ वो शादी करता है तो 50-50% चांसेस हैं, ठीक है, सन्स के हीमोफीलिया को कैरी करने के, हीमोफिलिक होने के। श्योरिटी नहीं है क्योंकि ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। नेक्स्ट, A hemophilic man marries a normal homozygous woman। मैंने अभी जो आपको ये वाली कंडीशन बताई कि नॉर्मल वुमन के साथ अगर वो शादी करेगा तो उसके जो दोनों सन्स हैं वो क्या होंगे, नॉर्मल होंगे। What is the probability that their daughter will be hemophilic? हीमोफिलिक मैन है, नॉर्मल होमोजाइगस मैन के साथ, वुमन के साथ शादी की है उसने, प्रोबेबिलिटी क्या है, क्योंकि देखो ये, अब इसमें मैं आपको बना के दिखाती हूँ। हीमोफिलिक मैन है, ठीक है, नॉर्मल फीमेल है। अब इनकी जो डॉटर बनेगी, डॉटर कैसे बनेगी, यही तो प्रोबेबिलिटी है डॉटर बनने की। ये इसके साथ भी कंबाइन कर जाए तब भी यही होगा, यही तो दो कॉम्बिनेशन बनेंगे डॉटर के। तो दोनों में ही क्या है, एक्स जो है वो क्योंकि रिसेसिव है, एक ही एक्स पे हीमोफिलिक जीन प्रेजेंट है, तो ये क्या होगा, कैरियर डॉटर होगी, कैरियर फीमेल होगी, इसको खुद को हीमोफीलिया नहीं होगा। तो द पॉसिबिलिटी इज एक्सट्रीमली रेयर, या हम ये कह सकते हैं कि 100% नहीं हो सकता, क्योंकि मदर जो है वो कैरियर होगी। ये जो मदर अगर कैरियर होती तब फीमेल को प्रॉब्लम होती, लेकिन अगर मदर नॉर्मल है तो जो दोनों फीमेल्स हैं वो कैरियर बनेंगी, दे देमसेल्व्स विल नॉट सफर फ्रॉम हीमोफीलिया। Next, give scientific reason for the following statements. Color blindness is more common in men than in women. Again वही reason है कि X-linked disease है, तो women में क्या होता है कि एक कैरियर हो सकता है कलर ब्लाइंडनेस का, दूसरी नॉर्मल होगी, तो ये वुमन जो है ये नॉर्मल होगी। लेकिन मेल के पास ये चला गया तो ये कलर ब्लाइंड होगा ही हो। ठीक है, विमेन कब कलर ब्लाइंड होगी, जबकि दोनों उनके पे कलर ब्लाइंड जीन्स आएंगे, एक्स से एक्सी दोनों होंगे, तो इसीलिए फीमेल्स जो है वो कैरियर्स हैं और मेल्स में ये ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट, गिवन बिलो इज अ सेट विद 4 टर्म्स, इन अ सेट द, अच्छा ऑड वन आउट आपको निकालना है। टर्म्स क्या है, हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, एल्बिनिज्म, नाइट ब्लाइंडनेस। तो इसमें देखो ये जो तीनों चीज़ें हैं ये तीनों जेनेटिक डिजीज है, मतलब सेक्स लिंक डिजीज हैं, जेनेटिकली ट्रांसमिट होती हैं। और ये जो है नाइट ब्लाइंडनेस, इट इज़ डेफिशिएंसी डिजीज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होती है ये, और ये न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिजीज है। नेक्स्ट, फिर से आपको ऑड वन बताना है नेक्स्ट में भी, तो टाइफॉइड, हीमोफीलिया, एल्बिनिज्म, कलर ब्लाइंडनेस। हीमोफीलिया सेक्स लिंक डिजीज है, एल्बिनिज्म सेक्स लिंक डिजीज है, कलर ब्लाइंडनेस सेक्स लिंक डिजीज है। टाइफॉइड जो है वो नॉर्मल एक बैक्टीरियल डिजीज है, सैल्मोनेला टाइफी जो बैक्टीरिया होता है उसकी वजह से ये डिजीज होती है। सो दिस इज एन ऑड डिजीज, ऑड वन आउट है, बाकी सारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं। नेक्स्ट, और वाई द पैटर्न ऑफ बैलनेस इज फाउंड ओनली इन मेल्स, जो गंजापना होता है वो मेल्स में क्यों होता है, क्योंकि बैलनेस का जो डिजीज़ है, ये जो पैटर्न है ये वाई लिंक्ड होता है, वाई वाले जीन पे प्रेजेंट होता है, तो वाई जहाँ जाएगा वहीं पे बैलनेस जाएगी, तो वाई ऑब्वियसली सिर्फ मेल प्रोजेनी में जाता है, तो मेल्स में ही ये बैलनेस की इशू आता है। Give the biological or technical term for the following. An alteration in the genetic material can be inherited, or give technical term for sudden inheritable change. ये दो डिफरेंट सालों में पूछा गया है, क्वेश्चन को थोड़ा सा ऑल्टर करके पूछा है, आंसर है म्यूटेशन। सडन चेंज इन द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, इट मे बी ड्यू टू एनवायरमेंटल फैक्टर, कुछ और प्रॉब्लम हो सकती है, दैट इज नोन एज म्यूटेशन। नेम वन फैक्टर दैट कैन कॉज म्यूटेशन, यूवी रेडिएशन या न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। जीन म्यूटेशन क्या होती है, सीक्वेंस जो डीएनए का सीक्वेंस जो चेंज हो जाता है उसको हम म्यूटेशन बोलते हैं। उसमें डीएनए के सीक्वेंस में क्या हो सकता है, डिलीशन हो सकता है, मतलब एक जैसे कोडॉन्स की सीक्वेंस होती है ना, कोडॉन्स बनते हैं, जैसे यू 3 जो नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं ना वो मिलके एक कोडॉन बनाते हैं, UAA, AUG, GUA, ये इस तरीके के कोडॉन्स होते हैं ना, ये समझ रहे हो ना। अब यूरेसिल एडेनाइन ये एक सीक्वेंस है, एडेनाइन यूरेसिल ग्वेनाइन, ग्वेनाइन यूरेसिल एडेनाइन, ये इस तरीके की ATG,
ये सीक्वेंस होते हैं, ये जो हर इसको हम बोलते हैं कोडॉन। ये 3 न्यूक्लिक एसिड्स का एक सीक्वेंस होता है जिसको कोडॉन बोलते हैं, रिप्रेजेंट्स अ पर्टिकुलर फीचर, ट्रेट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब म्यूटेशन में क्या होता है कि म्यूटेशन में या तो इनमें से कोडॉन में डुप्लीकेशन हो जाता है, 3 की जगह 4 आ जाएंगे, या एक डिलीट हो जाएगा कोडॉन की। सपोज ये बहुत सारे कोडॉन से ऐसे ना लाइन में अरेंज होते हैं, बहुत सारे कोडॉन से AUG, GUA, ATG, GTA, UAA। अब इसमें क्या होगा, बहुत सारे कोडॉन से, इसमें से बीच में से एक कोडॉन जो है वो मिस हो गया, तो ये एक म्यूटेशन हो गई। या फिर क्या हुआ, मिस नहीं हुआ, एक नया कोडॉन हमने बीच में ऐड कर दिया, ये GUA था, एक और कोडॉन ऐड कर दिया AAA, तो ये एडिशन हो गया। या फिर हम रिप्लेस कर दें, इसको यहाँ पहुँचा दें और इसको यहाँ पहुँचा दें। तो ये इस तरीके से अलग अलग जीन म्यूटेशंस होती हैं, जिसकी वजह से मतलब बेसिकली सीक्वेंस में चेंज हो रहा है, DNA की जो सीक्वेंस है, जो कोडॉन्स का अरेंजमेंट है उसमें चेंज होता है, उसकी वजह से म्यूटेशन होती है। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि बहुत सारी हमारी बॉडी में वेरिएशंस कॉज करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपके 2 मार्क्स क्वेश्चंस। Give appropriate biological or technical term for the following. Suppressed allele of a gene, जो जीन अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, suppressed होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, रिसेसिव allele बोलते हैं। A pair of corresponding chromosomes of the same size and shape, one from each parent, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं homologous chromosomes, जो 2 डिफरेंट पेरेंट से आते हैं जिनमें की क्रॉसिंग ओवर होता है। List any 3 features of garden pea with their dominant character and dominant and recessive traits. तो कोई भी कैरेक्टर ले लीजिए, स्टेम की हाइट, कलर ऑफ सीड, शेप ऑफ सीड। स्टेम की हाइट में टॉलनेस डोमिनेंट हो गया और शॉर्टनेस जो रिसेसिव हो गया। कलर ऑफ सीड में येलो डोमिनेंट होता है, रिसेसिव ग्रीन होता है। शेप में राउंड डोमिनेंट होता है और रिसेसिव होता है रिंकल्ड। ब्रीफली एक्सप्लेन द सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस को आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? It is the appearance of a trait which is due to the presence of an allele exclusively located on X or Y chromosomes. It can be classified into 2 types, X-linked inheritance and Y-linked inheritance. इसकी आप एक एक एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। Y-linked का भी हमने पढ़ा था, बॉल्डनेस दे दीजिए एग्जाम्पल, और इसका ले दीजिए आप कलर ब्लाइंडनेस दे दीजिए। X-linked inheritance का कलर ब्लाइंडनेस हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल जरूर दिया करो एक एक। Next, a couple got only 4 daughters in a row and no son. Do you agree that it is because the husband does not produce Y-bearing sperms? Justify. एक कपल है, उनकी सिर्फ 4 डॉटर्स हुई हैं, कोई भी सन नहीं है, तो क्या इसका मतलब ये है कि फादर के वाई बेयरिंग स्पर्म्स हैं ही नहीं? नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। ये रीज़न नहीं है, ये सिर्फ एक नेचुरल फिनोमेना है, क्योंकि हर बार ये हो रहा है, हर बार जब वो रिप्रोडक्शन हो रहा है, लेडी कंसीव कर रही है, तो फादर का जो एक्स क्रोमोजोम है वही कंबाइन कर रहा है फीमेल के एक्स क्रोमोजोम के साथ। तो इसका मतलब ये है कि फीमेल प्रोड्यूस होगी, वाई वाला जो क्रोमोसोम है वो कंबाइन नहीं कर रहा है एक्स क्रोमोसोम के साथ। दैट इज वाई ऑल द चिल्ड्रन आर डॉटर्स। इसका मतलब ये नहीं है कि वाई क्रोमोसोम प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, क्योंकि ये रैंडम कॉम्बिनेशन होता है। चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव फ्रॉम दोज गिवन इन ब्रैकेट्स। वन ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ एक्स लिंक्ड इनहेरिटेड डिजीज, सेक्स लिंक्ड में भी एक्स लिंक्ड पूछिए, सो दैट इज हीमोफीलिया। बॉल्डनेस जो है वो वाई, ये भी सेक्स लिंक्ड है, लेकिन ये वाई लिंक्ड होती है, वाई वाले क्रोमोसोम पे होती है, इसीलिए सिर्फ मेल में जाती है। विच इज इनहेरिटेड थ्रू वाई क्रोमोसोम, वाई क्रोमोसोम बॉल्डनेस हो गई। ठीक है, बाकी सारी जो है अनीमिया तो डेफिशिएंसी डिजीज, आयरन डेफिशिएंसी होती है। कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया किस पे होती है? एक्स लिंक्ड क्रोमोसोम की डिजीजेस हैं। नेक्स्ट, सडन चेंजेस इन द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिविजुअल। सडन चेंजेस जो होते हैं जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, जिसकी वजह से चेंज होता है, उसको हम बोलते हैं म्यूटेशन। नेक्स्ट, अ कलर ब्लाइंड चाइल्ड इज बोर्न टू अ नॉर्मल कपल, वर्क आउट अ क्रॉस टू शो हाउ इट इज पॉसिबल, मेंशन द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड। कलर ब्लाइंड चाइल्ड पैदा हुआ है, नॉर्मल कपल है, मतलब कि नॉर्मल कपल क्या है? फिनोटिपिक एक्सप्रेशन कपल का नॉर्मल है, तो लेकिन कलर ब्लाइंड चाइल्ड पैदा हुआ है, और कलर ब्लाइंडनेस का जो जीन है वो सेक्स लिंक्ड जीन है, और कौन से वाले क्रोमोसोम पे होता है? एक्स क्रोमोसोम पे होता है। इसका मतलब मदर जो है वो कैरियर है, मदर का जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो क्या होगा? वो होगा XCX, मदर कैरियर है, और फादर जो है वो नॉर्मल है। अब हम इसका वर्कआउट कर सकते हैं। कैरियर हो गई मदर, फादर हो गया नॉर्मल, गैमेट्स बने XC, मदर के गैमेट्स हो गए, और फादर क्या हो गए? नॉर्मल है, तो XY हो गए। अब जो प्रोजेनी बनेगी उसके मदर के आएंगे, है ना, ये जो है किसके साथ कंबाइन कर रहा है? फादर के एक्स के साथ कंबाइन कर रहा है।
तो ये क्या बन गया, कैरियर फीमेल बन गई, ठीक है, क्योंकि नॉर्मल एक्स फादर से आया और एक्स सी कैरियर वाला मदर से आया, तो एक कैरियर फीमेल बन गई। अब देखो दूसरा वाला हमने किया, ये क्या हुआ है, मदर से आ गया इसमें कैरियर वाला जीन और वाई से आ गया, फादर से आया वाई नॉर्मल, तो ये कलर ब्लाइंड मेल चाइल्ड बन गया। दोनों बाकी जो है ये नॉर्मल एक्स आया मदर का और ये नॉर्मल एक्स आया मदर का, यहाँ पे नॉर्मल एक्स फादर का, नॉर्मल वाई फादर का, तो दोनों ये नॉर्मल मेल और फीमेल बन गए, तो सेक्स ऑफ द चाइल्ड वुड बी मेल, ठीक है। कलर ब्लाइंड चाइल्ड जो है उसका ये होगा कॉम्बिनेशन, और सेक्स जो होगा मदर चाइल्ड का, इट विल बी अ मेल। नेक्स्ट, जनरली द मेल चाइल्ड ओनली सफर्स फ्रॉम कलर ब्लाइंडनेस एंड नॉट द फीमेल। वही चीज़ जो अभी हमने एक्सप्रेस की है, ये आपके क्रॉस बना के, जेनेटिक क्रॉस बना के वही चीज़ दोबारा पूछी है। क्योंकि ये क्यों होता है, क्योंकि जीन्स दैट प्रोड्यूस फोटोपिगमेंट्स आर कैरीड बाय द एक्स क्रोमोसोम। वाई वाला क्रोमोसोम का इससे कोई मतलब ही नहीं है, फोटोपिगमेंट जो बनाते हैं वो एक्स क्रोमोसोम कैरी करते हैं, तो जिस एक्स क्रोमोसोम में फोटोपिगमेंट बनाने की कैपेबिलिटी नहीं है वहाँ पे कलर ब्लाइंडनेस आ जाएगी। सो इन केस ऑफ अ मेल चाइल्ड एक्स जीन कैरीज द ट्रेट ऑफ कलर ब्लाइंडनेस, देन इट वुड बी एक्सप्रेस्ड इन द मेल चाइल्ड, क्योंकि एक्स जीन जो है कलर ब्लाइंडनेस का फैक्टर कैरी कर रहा है, मतलब उसके पास फोटो पिगमेंट्स बनाने के लिए वो जेनेटिक ऑर्डर नहीं है, जेनेटिक जो कोडॉन्स की सीक्वेंस है वो नहीं है जिसके थ्रू वो फोटो पिगमेंट्स बनाएगा। तो ऑब्वियसली और वाई के पास तो वो पावर होती ही नहीं है, तो ऐसा वाला जब ऐसा वाला एक्स जो है वो वाई के साथ कंबाइन करेगा तो जो मेल प्रोजेनी बनेगी वो ऑब्वियसली कलर ब्लाइंड ही होगी। तो दैट इज़ वाई इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन द मेल चाइल्ड। लेकिन फीमेल में अगर ये वाला कंबाइन करेगा तो क्या होगा, देखो फीमेल में अगर ये हो गया, दूसरा नॉर्मल एक्स है, तो फीमेल कलर ब्लाइंड नहीं होगी, क्योंकि एक जो क्रोमोसोम है वो उसके जो कलर कोडिंग है, कलर को डिफ्रेंशिएट करने के जो कोडॉन है उनको कैरी नहीं कर रहा है, लेकिन दूसरा तो कैरी कर रहा है। तो इसीलिए फीमेल्स जो है वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी नॉर्मल होती हैं, दे आर ओनली कैरियर्स। लेकिन मेल जो है वो अफेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि जो ये जो जीन है जो कि कलर्स को डिस्टिंग्विश करता है वो सिर्फ एक्स क्रोमोसोम पे ही लोकेटेड होता है। मदर के फादर के पास एक ही एक्स क्रोमोसोम है और वही आगे कलर ब्लाइंडनेस वाला, तो फिर वो तो कलर ब्लाइंड हो ही जाएगा, क्योंकि वाई के पास तो वो है ही नहीं, वो चीज़ है ही नहीं। सो दैट इज़ वाई फादर जो है वो हमेशा, अगर एक भी उसमें एक्स होगा तो वो कलर ब्लाइंड होगा, मतलब जो मेल चाइल्ड है वो कलर ब्लाइंड होगा, और फीमेल जो है वो कैरियर होगी। वो कलर ब्लाइंड कब होगी, जब उसके दोनों जीन्स ऐसे होंगे जिनमें कि वो कलर डिस्टिंग्विश करने का फैक्टर प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट 4 मार्क्स के क्वेश्चंस पे आ गए हम। जेनेटिक डिजीजेस कॉज्ड बाय रिसेसिव एलील आर स्मॉल आर, मदर इज कैरियर वाइल द फादर इज नॉर्मल एलील्स। नॉर्मल कंडीशन है कैपिटल आर से रिप्रेजेंट हो रही है। अब आप इसकी क्रॉस बनाइए, फादर के आपने ये 2 एलील्स ले लिए, दोनों कैपिटल आर हैं, मदर के ले लिए इनका जब हम क्रॉस बनाएंगे तो ये हमें 4 ऑप्शन मिल जाएंगे। तो ये क्रॉस बना दिया, ये F1 ये क्या है, गैमेट्स हैं, और ये हमारी F1 जनरेशन है, ठीक है। तो अब क्या पूछ रहे हैं, विल एनी ऑफ दिस चिल्ड्रन सफर फ्रॉम दिस जेनेटिक डिजीज। जेनेटिक डिजीज जो है मदर उसकी कैरियर है, लेकिन मदर रिसेसिव एलील जहाँ पे प्रेजेंट होगा मदर का वहीं पे डिजीज नजर आएगी। तो रिसेसिव एलील्स यहाँ पे 2 जगह प्रेजेंट है, लेकिन वहाँ पे डोमिनेंट भी प्रेजेंट है, हेट्रोजाइगस कंडीशन है, तो देयर विल बी नो मैनिफेस्टेशन ऑफ दिस डिजीज, ठीक है। नो मैनिफेस्टेशन, फिजिकली एक्सप्रेस नहीं कर पाएगी ये डिजीज अपने आप को, इसीलिए none of the children will suffer from this disease. Next, differentiate between the following. Dominant and recessive के बीच में differentiate करिए। Dominant या dominance क्या होती है, when an allele expresses itself in the presence of its recessive allele, it is called dominant allele। और recessive जब सिर्फ दूसरे recessive के साथ ही अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है तो उसको recessive बोलते हैं। dominant की प्रेजेंस में वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। Dominant allele forms a complete functional enzyme due to which complete polypeptide is formed। Dominant allele जो है वो क्योंकि complete होता है तो पूरा polypeptide मतलब पूरी प्रोटीन सीक्वेंस होती है उसके पास, जबकि इसके पास इनकम्प्लीट polypeptide सीक्वेंस होती है, जिसकी वजह से ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस के बीच में डिफरेंस बताइए। होमोजाइगस कंडीशन वो है जहाँ पे कि दोनों एलील्स सिमिलर हैं, होमोजाइगस में एलील्स डिसिमिलर होते हैं, डिफरेंट होते हैं।
जीनोटाइप कैपिटल टी या स्मॉल टी टॉलनेस और डॉर्फनेस का हो गया। यहाँ पे जीनोटाइप हो गया एक कैपिटल और एक डोमिनेंट, एक स्मॉल और एक कैपिटल, मतलब डोमिनेंट रिसेसिव जो मिक्स फॉर्म में होंगे तो हेट्रोजाइगस होगा। होमोजाइगस ट्रू ब्रीडिंग है, दे लीड टू प्योर ब्लड लाइन, प्योर लाइन्स, एंड दे आर नॉट ट्रू ब्रीडिंग क्योंकि उसमें एक ऑपोजिट एलील्स प्रेजेंट है। गैमेट्स प्रोड्यूस्ड बाय देम आर सिमिलर इन जीनोटाइप, होमोजाइगस एलील्स का जीनोटाइप सिमिलर होगा, या तो टॉल होंगे सारे या ड्वार्फ होंगे सारे। यहाँ पे ये दोनों हो सकते हैं क्योंकि दो तरह के गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं, एक डोमिनेंट होगा एक और दूसरा रिसेसिव होगा। Answer the following questions. First is give the phenotype and genotype of the F1 generation. अच्छा यहाँ पे ना ये क्वेश्चन देना भूल गए हैं और मेन और उसकी ये दे दिए हैं। ओके अब यहाँ पे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पूछा है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ गैमेट्स। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है? that during the formation of gametes the alleles for each gene segregate from each other so that each gamete only carries one allele for each gene. gametes जब alleles gametes बनते हैं तो alleles separate out हो जाते हैं और एक कैरेक्टर का एक allele ही एंटर करता है एक पर्टिकुलर गैमेट में। पाइजम सटाइवम को यूज किया था मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए। नेक्स्ट, a homozygous tall plant bearing red colored flowers is crossed with a homozygous dwarf plant bearing white flowers. जीनोटाइप और फिनोटाइप दीजिए F1 जनरेशन का, तो इसके लिए आप बना लीजिए क्रॉस homozygous tall red flower मतलब कैपिटल टी कैपिटल आर dwarf एंड white colored flower स्मॉल आर इनका क्रॉस बनाया हमने, तो आपको जो गैमेट्स मिलेंगे वो क्या मिलेंगे? कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, ये फैक्टर्स कैरी करते हुए आपको गैमेट मिलेंगे। फर्स्ट हो गया। नेक्स्ट क्या है? मेंशन द पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ द गैमेट्स। अब इनका पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या होगा? आप इसको ऐसे लिख लीजिए और कॉम्बिनेशन निकालने के लिए यहाँ पे लिख लीजिए कैपिटल टी और इस तरीके से मेल के गैमेट्स लिख लीजिए एक तरफ, ये क्या हो गए? मेल के गैमेट्स हो गए, और फीमेल के गैमेट्स हम यहाँ लिख लेते हैं स्मॉल टी एंड स्मॉल आर। अब इनका आप क्या करेंगे? इनके गैमेट्स का कॉम्बिनेशन निकालेंगे, है ना? गैमेट्स निकाले हैं ना हमें, तो इस कैपिटल टी को ये हो गया एक कॉम्बिनेशन, दूसरा कॉम्बिनेशन क्या हो गया? ये हो जाएगा, तीसरा कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, और एक हो जाएगा ये। तो हम इस तरीके से इनको निकाल सकते हैं। कैपिटल टी जो है वो कैपिटल आर के साथ, स्मॉल टी कैपिटल आर के साथ। सॉरी चिल्ड्रन, हमारे रिकॉर्डिंग रूम में गिलहरी आ गई थी तो उसको हम स्क्विरल उसको हम डील कर रहे थे, तो ओके मैं दोबारा करती हूँ ये, तो आई गॉट कैरिड अवे बाय दैट। अब हमारे जो F1 जनरेशन के गैमेट्स हैं वो हमें मिल गया। अब इनकी हम सेल्फिंग करेंगे तो हमें F2 जनरेशन मिलेगा। F1 की प्रोजेनी ये है, गैमेट्स बनाइए आप। अब आप गैमेट्स कैसे बनाएंगे? आप इनको लिख लीजिए सेपरेटली और इनके गैमेट्स बनाइए। तो आप सिंपली ऐसे नहीं, सिंपली क्या करेंगे? डिफरेंट कलर से लेते हैं, इससे लेते हैं, ठीक है। अब आप क्या करिए, यहाँ से गैमेट्स बनाना शुरू करिए। तो आपका ये बन गया कैपिटल टी कैपिटल आर, यहाँ से लिया, ये बन गया कैपिटल टी स्मॉल आर, इसके बाद ये ले लीजिए आप, तो ये बन गया कैपिटल टी और स्मॉल आर, यहाँ पे हमने लिया है, ये बन गया, ये हो जाएगा कैपिटल टी और स्मॉल आर ले लिया हमने, फिर यहाँ पे हो गया कैपिटल टी और स्मॉल आर, ठीक है। ये हमारे सारे गैमेट्स बन गए हैं, कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल टी स्मॉल आर कैपिटल टी, और ये हो गया आपका स्मॉल टी एंड स्मॉल आर, ठीक है। 4 तरह की गैमेट्स मिल गए हैं हमें। यहाँ पे हमने कुछ गड़बड़ की है, ये हमें मिलेगा कैपिटल टी और कैपिटल आर मिल गया था, यहाँ पे स्मॉल टी और कैपिटल आर मिलेगा, ठीक है। ये गड़बड़ है, यहाँ पे हमें मिलेगा ये वाला जो कॉम्बिनेशन है ये, ठीक है, स्मॉल टी एंड कैपिटल आर। तो ये आपको 4 तरह के गैमेट्स मिल गए हैं। इनका आप सिंपल ऐसे भी करके क्रॉस बना सकते हैं, ऐसे करके भी लिखेंगे तब भी आपको आसानी से मिल जाएंगे ये, ठीक है। इस तरीके से भी कर सकते हैं। कैपिटल टी स्मॉल टी एक जगह लिख लीजिए, ऐसे लिख लीजिए,
ऐसे लिख लीजिए, तब भी आपको आसानी से ये मिल जाएंगे. दिस विल बी मच ईजियर आई थिंक. कैपिटल टी कैपिटल आर मिल जाएगा आपको, स्मॉल टी कैपिटल आर मिल गया, यहाँ पे ये हो गया और ये हो गया. ठीक है, ये भी इजी मेथड है एक, जिसको हम बोलते हैं पुनेट स्क्वायर. ठीक है, ये ज़्यादा इजी है, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होने के चांसेस रहते हैं. ठीक है, तो ये हमें 4 गैमेट्स मिल गए, ये 4 आपको गैमेट्स मिल गए हैं. अब क्या पूछा है, मेंडल का लॉ. इस क्रॉस पे कौन सा मेंडल लॉ होता है, ये हमारा थर्ड वाला जो लॉ होता है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जहाँ पे कि हम ये कह रहे हैं कि डिफरेंट ट्रेड्स जो हैं वो एक दूसरे से लिंक्ड नहीं है. लिंकेज होती है वो बाद में पढ़ेंगे हम हायर क्लास में, लेकिन अभी हम ये पढ़ रहे हैं कि ये लॉ प्योर है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, और ये डिफरेंट ट्रेड्स जो हैं वो लिंक्ड नहीं है. मतलब 2 पेयर जब कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के एक हाइब्रिड में कंबाइन होते हैं तो उनका जो ट्रांसमिशन होता है फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी, देयर दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर. नेक्स्ट, मेंशन द फिनोटाइप्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग्स ऑब्टेन्ड इन F2 जनरेशन. F1 के ये जो गैमेट्स थे, अब ये रिकम्बाइन करेंगे तो F2 में क्या बनेगा फिनोटाइप, वही बनेगा जो रेशो आएगा, दैट विल बी 9:3:3:1. एंड उसकी जो एक्सप्रेशन होगा वो ये होगा, 9 जो है दे विल बी टॉल एंड रेड, मतलब ये वाला जो है ये 9 होगा, ड्वार्फ एंड रेड ये होंगे, ये होगा, ये वाला जो कॉम्बिनेशन है ये 3 होंगे, उसके बाद 3 होंगे टॉल एंड वाइट, एंड अगेन ओनली 1 विल बी ड्वार्फ एंड वाइट. तो ये 9:3:3:1 फिजिकल एक्सप्रेशन होगा. जीनोटाइप इनके वेरी करेंगे. इन अ होमोजाइगस, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गई तो आई हैड टू टेक अ ब्रेक. नेक्स्ट, इन अ होमोजाइगस पी प्लांट एक्सियल फ्लावर्स आर डोमिनेंट ओवर टर्मिनल फ्लावर्स. मतलब एक्सियल फ्लावर्स जो है वो डोमिनेंट है और टर्मिनल फ्लावर्स जो है वो रिसेसिव है. ये डोमिनेंट है, ये रिसेसिव है. What is the phenotype and genotype of the F1 generation of a plant bearing pure axial flowers is crossed with a plant bearing pure terminal flowers? Phenotype क्या होगा, अब देखो इसका एक ये सेम गैमेट्स आएंगे तो इनका हम कॉम्बिनेशन करेंगे F1 जनरेशन में, हमें मिल जाएगा ये. ठीक है, तो फिनोटाइप क्या हो गया इसका कि फिनोटाइप जो है एक्सियल फ्लावर्स आर प्रेजेंट. जीनोटाइप जो होगा वो क्या होगा, हेट्रोजाइगस कंडीशन शो करेगी, ए और कैपिटल ए और स्मॉल ए. ठीक है, ये हो गया फिनोटाइप एक्सियल, और जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होगी इसकी ये. ड्रॉ पुनेट स्क्वायर बेस्ड बोर्ड टू शो द गैमेट्स एंड ऑफस्प्रिंग इन द बोन द पेरेंट्स आर हेट्रोजाइगस. अब अगर दोनों पेरेंट्स हेट्रोजाइगस हैं तो उसके लिए आप बना के दिखा दीजिए. दोनों पेरेंट्स को हमने हेट्रोजाइगस ले लिया, कैपिटल ए स्मॉल ए, इनके गैमेट्स आ गए, ये फादर के ये मदर के. तो देखो इन दोनों को कंबाइन करेंगे, फादर के हम लिख लेते हैं ग्रीन से, ठीक है, और मदर के लिख लेते हैं पिंक से. अब ये कंबाइन करेंगे, ये फादर का आया और ये मदर का, दोनों एक्सियल हो गए. यहाँ पे ये क्या है, ए, सॉरी मदर का ए है और फादर का रिसेसिव वाला है, तो ये भी एक्सियल हो गए क्योंकि मदर से डोमिनेंट कैरेक्टर आ गया. अब यहाँ पे मदर का क्या है, मदर का स्मॉल है, यहाँ पे भी मदर का स्मॉल है, यहाँ पे फादर का है डोमिनेंट, यहाँ पे फादर का स्मॉल है, तो ये एक्सियल हो गई, ये टर्मिनल हो गई. ये आपने बता दिया गैमेट्स के थ्रू. नेक्स्ट, फिर क्या पूछा इन्होंने, व्हाट इज द फिनोटिपिक रेशियो एंड जीनोटिपिक रेशियो. इसमें जो क्रॉस बना है फिनोटिपिक रेशियो क्या हो गया, 3 एक्सियल हो गए और 1 टर्मिनल हो गया. और जीनोटिपिक रेशियो क्या हो जाएगा, देखो फिनोटिपिक रेशियो आपको नजर आ रहा है, 1, 2 और 3 तीनों क्या है, एक्सियल है और 1 टर्मिनल है. तो ये हमारा फिनोटिपिक रेशियो हो गया. जीनोटिपिक रेशियो क्या है, 2 कैसे, 1 है ए ओनली 1, 2 कैसे हैं, ये देखो दोनों 1 से हैं, ये हो गए 2, और जो थर्ड वाला है वो है 1. तो 1:2, 2:1 हमारा जीनोटिपिक रेशियो हो गया. ठीक है, 1:2:1 जीनोटिपिक रेशियो. फिनोटिपिक रेशियो 3:1. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मेंडल का लॉ बताइए एसोसिएटेड विद दिस क्रॉस. तो ये जो फर्स्ट लॉ है, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ, वो वाला लॉ यहाँ पे ट्रू है. नेम 2 जेनेटिक डिसऑर्डर्स कॉमनली सीन इन ह्यूमन मेल्स. कलर ब्लाइंडनेस एंड हीमोफीलिया, दे आर कॉमनली सीन इन ह्यूमन मेल्स. मेल्स में क्यों अपने आप को ये एक्सप्रेस करते हैं, क्योंकि ये एक्स लिंक्ड
डिसऑर्डर्स हैं। एक्स लिंक्ड, सेक्स लिंक्ड डिजीज है, सेक्स लिंक्ड में भी एक्स लिंक्ड डिजीज है, इसलिए मेल्स में ही नजर आते हैं। नेक्स्ट, अब फिर से आपको दे रखा है मेंडल का एक्सपेरिमेंट दे रखा है। स्वीट पी पे फ्लावर्स, एक्सियल फ्लावर्स विद राउंड सीड्स AARR एंड टर्मिनल फ्लावर्स विद रिंकल्ड सीड्स स्मॉल ए स्मॉल आर। इसको पढ़िए और क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। ये गैमेट्स हो गई और ये हो गई इसकी F1 जनरेशन या F1 प्रोजेनी। अब F1 में देखिए सारे गैमेट्स सेम है, सारे के सारे कैसे हैं, एक्सियल हैं और राउंड हैं, है ना, सबका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन सेम है, लेकिन ये कैसे हैं, सारे के सारे हेट्रोजाइगस हैं। अब क्वेश्चंस देखते हैं। गिव द फिनोटाइप ऑफ F1 प्रोजेनी। F1 की फिनोटाइप क्या हो गई, मतलब फिजिकल एक्सप्रेशन क्या है, दे आर एक्सियल एंड राउंड। तो फिनोटाइप हो गया एक्सियल एंड राउंड। गिव द फिनोटाइप्स ऑफ F2 जनरेशन, F2 प्रोजेनी प्रोड्यूस्ड बाय द सेल्फ पॉलिनेशन ऑफ F1 प्रोजेनी। अब हमने F1 का अगर सेल्फ पॉलिनेशन किया, जैसे कि अभी हमने गैमेट्स बनाए थे पहले, इसके पहले वाले क्वेश्चन में, तो हमें जो F2 में जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, 9:3:3:1 का रेशो मिलेगा। इस कॉम्बिनेशन में हमें मिलेंगे। फिनोटाइप जो है वो हो जाएगी 9:3:1। नेम एंड एक्सप्लेन द लॉ। इसका लॉ जो है वो मेंडल का थर्ड लॉ है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, कि जो सारे जो गैमेट्स हैं वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं जब उनमें मिक्सिंग होती है। तो फिनोटाइपिक रेशियो हो गया 9:3:1। ये दे रखा है 9 जो है वो एक्सियल राउंड होंगे, 3 एक्सियल रिंकल्ड होंगे, 3 टर्मिनल राउंड होंगे और एक जो होगा रिंकल्ड टर्मिनल होगा। आप चाहें तो इसका क्रॉस बना के देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमने क्रॉस बनाया था ना, पूरा इसी तरीके से ये क्रॉस बनेगा इसके ऊपर में। यहाँ पे जो क्रॉस बनाया था ना, आप इसकी ये फर्स्ट जनरेशन होगी, आप इसके गैमेट्स निकाल लीजिए और यहाँ पे आप बना सकते हैं। यहाँ पे हम एक बार करके देख लेते हैं इसको। F1 जनरेशन के गैमेट्स बना लेते हैं। ये क्या हो जाएंगे, AR एंड AR, देन ये एंड देन विल गेट दीज 4 गैमेट्स। ये हमारे F1 जनरेशन में हमें जो मिले, वो जो प्रोजेनी मिली थी उसके हमने गैमेट्स बना लिए। तो दीज आर दी गैमेट्स फॉर F2 जनरेशन। अब F2 जनरेशन के लिए हम इनकी सेल्फिंग करेंगे, तो आप ये गैमेट्स लिख लीजिए यहाँ पे AR एंड AR अगेन सेम यहाँ पे भी लिखेंगे आप। ये हम डाई हाइब्रिड क्रॉस बना रहे हैं क्योंकि उन्होंने पूछा है ना कि आपको डाई हाइब्रिड में क्या, जो अपने 9:3:3:1 का जो निकाला है, रेशियो बताया है, उसको हम ये करके दिखा रहे हैं आपको कि ये कैसे हो सकता है। तो अब आप क्या करेंगे, इनको सिंपली कंबाइन करके लिखते जाइए। दिस, पहले इस वाली लाइन को इनके सबके साथ फर्स्ट लाइन के साथ कंबाइन करके लिख लीजिए, तो ये हो जाएगा AARR AARR, है ना, इस तरीके से। सेकंड क्या हो जाएगा, अच्छा एक ही कलर से लिखते हैं, फिर बाद में हम डिस्टिंग्विश करेंगे। ये फटाफट हो जाता है, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। AARR AA। ओके, नेक्स्ट इज कैपिटल A, कैपिटल R, स्मॉल r, कैपिटल A, स्मॉल a, कैपिटल R, स्मॉल r, कैपिटल A, स्मॉल r, कैपिटल A, स्मॉल r, स्मॉल r। नेक्स्ट कैपिटल A, कैपिटल R, स्मॉल r, कैपिटल स्मॉल a, कैपिटल R, स्मॉल r। एंड द लास्ट वन इज ओके। अब आप देखिए, इसमें हमने बोला 9:3:3:1 का रेशो आता है। ये सेकेंड हमारा डायहाइब्रिड क्रॉस में ये रेशो आता ही आता है। तो इसमें आप देखिए क्या था, आपको निकालना क्या था कि राउंड और रिंकल्ड थे, एक्सियल और राउंड। ए जो है वो एक्सियल को रिप्रेजेंट कर रहा है, कैपिटल ए, और जो कैपिटल आर है वो राउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम यहाँ पे देखिए 9 जो है वो क्या है, एक्सियल और राउंड चाहिए हमें, तो मतलब कैपिटल ए और कैपिटल आर। ये हो गए 1 2 3 4 5, ये नहीं है 6, ये नहीं है, ये 7 8, ये दोनों नहीं है, ये हो गया 9। आपको देखो 9 जो है कैपिटल ए और कैपिटल आर मिल रहे हैं, तो 9 क्या हो गया आपके एक्सियल राउंड। इसके बाद हम सेकंड वाले पे जाते हैं। सेकंड हमें क्या चाहिए, एक्सियल और रिंकल्ड, या फिर हम ले लें कि
टर्मिनल और राउंड लेते हैं। अब टर्मिनल और राउंड देखिए, स्मॉल ए और कैपिटल आर चाहिए हमें, तो ये हो गया 1, स्मॉल ए कैपिटल आर 2, स्मॉल ए कैपिटल आर 3। ये हो गए आपके, क्या हो गए, टर्मिनल है और राउंड है, तो ये 3 हो गया, टर्मिनल एंड राउंड। ये क्या थे, एक्सियल और राउंड थे, ये टर्मिनल एंड राउंड हो गए। अब तीसरा क्या लेते हैं हम, तीसरा हम ले लेते हैं एक्सियल और रिंकल्ड। ठीक है, एक्सियल और रिंकल्ड कौन से हैं, देखो एक्सियल और रिंकल्ड का मतलब हो गया कि आपका ए कैपिटल चाहिए और आर स्मॉल चाहिए। ये हो गया ए कैपिटल स्मॉल आर 1, 2 एंड 3। ये क्या हो गए, टर्मिनल है और रिंकल्ड है। जो हमारा फोर्थ वाला है वो क्या है, फोर्थ वन इज रिंकल्ड भी है और टर्मिनल भी है, रिंकल्ड भी है और टर्मिनल, सॉरी हाँ टर्मिनल, ठीक है। तो टर्मिनल और रिंकल्ड ये आपका सिर्फ एक ही है दोनों में जिसमें कि रिसेसिव कैरेक्टर प्रेजेंट है, तो ये आपका 9:3:3:1 का रेशियो हो जाएगा। ये बहुत आसानी से आप दिखा सकते हैं, ये मेल गैमेट्स हो गए, ये फीमेल गैमेट्स हो गए। ठीक है, इसको आप कर लेंगे तो आ जाएगा। नेक्स्ट इज इन अ सर्टेन स्पीशीज ऑफ एनिमल्स ब्लैक फर इज डोमिनेंट ओवर ब्राउन फर। कैपिटल बी जो है वो ब्लैक फर को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्मॉल बी ब्राउन फर को रिप्रेजेंट कर रहा है। प्रिडिक्ट जीनोटाइप एंड फिनोटाइप ऑफ द ऑफस्प्रिंग व्हेन बोथ पेरेंट्स आर कैपिटल बी स्मॉल बी, मतलब हेट्रोजाइगस हैं और हैव हेट्रोजाइगस ब्लैक फर। हेट्रोजाइगस है, ब्लैक फर डोमिनेंट है, तो ब्लैक हैं दोनों लेकिन हेट्रोजाइगस है। तो इनकी आप गैमेट्स बना लीजिए, गैमेट्स ये बन जाएंगे। सेल्फिंग करिए इनकी, सेल्फिंग में क्या होगा, ये दोनों कंबाइन करेंगे, कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल बी एंड स्मॉल बी, तो ये क्या हो गया 3:1 का रेशियो आ जाएगा, 3 ब्लैक 1 ब्राउन। और जो फिनोटाइप है वो ये हो जाएगा 3 ब्लैक 1 ब्राउन, और जीनोटाइप क्या होगा 1:2:1, मतलब 1 प्योर ब्लैक, 2 हाइब्रिड ब्लैक एंड 1 प्योर ब्राउन। Next, show the mechanism of sex determination of children and human being in a chart form. Sex determination वाला दिखाना है आपको, सिंपल है। फादर के XY क्रोमोसोम हो गए, मदर के XX हो गए। फादर के जो स्पर्म्स हैं 22, उसमें ऑटोजोम्स होंगे प्लस एक X क्रोमोसोम होगा, और दूसरे वाले जो जाएगा गैमेट उसमें 22 ऑटोजोम्स होंगे और एक Y क्रोमोसोम होगा। अब इनके आप डिफरेंट कॉम्बिनेशंस दिखा सकते हैं। मदर का जो होगा वो 22 ऑटोजोम्स प्लस एक्स, 22 ऑटोजोम्स प्लस एक्स, दोनों कॉम्बिनेशन सेम होंगे क्योंकि मदर के पास सिर्फ एक ही तरह का सेक्स क्रोमोसोम होता है, दैट इज एक्स। कॉम्बिनेशंस हो गए, पहला वाला इसके साथ कंबाइन करेगा तो बेबी गर्ल बनेगी, अगर दूसरे वाले के साथ कंबाइन करेगा तब भी बेबी गर्ल बनेगी। यहाँ पे अगर Y वाला कॉम्बिनेशन है वो X के साथ कंबाइन करेगा तो बेबी बॉय बनेगा, और यहाँ पे अभी मदर के दूसरे X के साथ कंबाइन करेगा तब भी बेबी बॉय बनेगा। दिस इज वेरी सिंपल, क्योंकि मेल जो है वो 2 तरह की गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं और फीमेल जो है वो सिर्फ एक ही तरह की गैमेट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। So during fertilization, when one of the male gamete fertilizes female gamete, the result will be a baby girl. लेकिन जब Y वाला करेगा तो result will be a baby boy. तो ये यहाँ पे हमारा फिनिश हो गया। ये आप बना के देख लीजिएगा पुनेट स्क्वायर ज़रूर, इससे बहुत हेल्प मिलती है। ठीक है, ये भी, ये जब तक आप अपने हाथ से नहीं करोगे ना तो इसमें कुछ ना कुछ कंफ्यूजन रहता ही है। आप देखिए मेरी भी अभी थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो गई थी, तो आई मेड अ सिंपल मिस्टेक, तो इसीलिए थोड़ा सा इसको ध्यान से करिए, और जब एक बार लिख के करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके, सो विल मीट अगेन विद द नेक्स्ट चैप्टर। तब तक आप इसको पढ़िए और कोई इशू है तो डू शेयर इट।